नमस्कार दोस्तों, इजी मैथ में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास का संपूर्ण बैच, जिसमें 12th के पूरे सिलेबस के साथ साथ विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन कराए जाएंगे। लास्ट वीडियो में आपके लिए कुछ सरल एग्जाम्पल बताए गए थे। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स योग और मैट्रिक्स गुणन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स योग से। मैट्रिक्स योग, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, दो मैट्रिक्सों का योग तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स समान क्रम की हों। कैसी हों? समान क्रम की हों। ठीक है, तो दो मैट्रिक्सों का योग तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स समान क्रम की होनी चाहिए। मतलब पहली मैट्रिक्स m क्रॉस n की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी m क्रॉस n की होनी चाहिए। माना दो मैट्रिक्स लेते हैं, A इक्वल टू AIJ 2 क्रॉस 3 क्रम की है और B इक्वल टू BIJ, ये भी हमने 2 क्रॉस 3 क्रम की ले ली। ठीक है, जिनके अवयव इस प्रकार से हैं। A बराबर, सपोज करो A के अवयव हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, 2 क्रॉस 3। B के अवयव हमने इस प्रकार से मान लिए B11, B12, B13, B21, B22, B23। ये भी कैसी है? 2 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिक्स ले ली हमने 2 क्रॉस 3 क्रम की। तो स्पष्ट है दोनों के जो कोटि है वो क्या है? बराबर है। ठीक है ना। अब देखो इनका योग a प्लस बी, दो मैट्रिक्सों का योग a प्लस बी इनके संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। संगत अवयवों का योग करने पर प्राप्त होता है। संगत अवयवों का योग, इससे मतलब है a11 किस में जुड़ेगा? b11 में। a11 प्लस b11, a12 प्लस b12, a13 प्लस b13। तो इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्सों का योग करेंगे। तो अवयव a11 प्लस b11, a12 प्लस b12, a13 प्लस b13। तो ये फर्स्ट रो के अवयव प्राप्त हो गए। ठीक है ना। अब सेकंड रो के अवयवों के लिए संगत अवयवों को जोड़ो। a21 प्लस b21, a22 प्लस b22 और a23 प्लस b23। ये भी कैसी मैट्रिक्स होगी? 2 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स होगी। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल देखो। a बराबर हमने ले लिया 1 5 6 -2। a बराबर ले लिया हमने 1 5 6 -2 और b बराबर ले लिया 2 4 3 -9 ले लिया, सपोज करो। ठीक है ना। अब हमें इनको क्या करना है? जोड़ना है। और दो मैट्रिक्सों का योग कैसे होता है? उनके संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। तो संगत अवयवों को जोड़ो भाई। 1 + 2, 5 + 4 और 6 + 3 और -2 -9। तो संगत अवयव जोड़ दिए। ठीक है। इम्प्लाइज दैट कितना प्राप्त होगा? 1 + 2 3, 5 + 4 9, 6 + 3 9 और ये कितने हो जाएंगे? -11। तो इस प्रकार से दो मैट्रिक्सों का योग प्राप्त होता है। तो लिखो इसको।
अब देखो भाई अगला एग्जाम्पल, बिल्कुल आसान आसान एग्जाम्पल लेंगे हम। मैट्रिक्स योग बिल्कुल आसान है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आसान है, बस आपको उसकी मूल डेफिनेशन है ना वो समझनी है। मूल डेफिनेशन आपकी समझ में आ जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला एग्जाम्पल, यदि ए बराबर, कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए बराबर 3 5 4 2 -5 6 -5 और 2, अच्छा इसको 2 करते हैं, 2 कर दिया ये, और ये कर दिया -5 और ये कर दिया 6, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने कोई 3x3 क्रम की क्या ले ली, मैट्रिक्स ले ली। हमें याद करना है A माइनस A का ट्रांसपोज इक्वल टू क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका है भाई, A दिया हुआ है, A का ट्रांसपोज निकाल लेंगे और A में से A का ट्रांसपोज घटा देंगे। तो A का ट्रांसपोज क्या होगा, पंक्ति और स्तंभों को परस्पर चेंज करने पर प्राप्त होता है। तो पंक्ति और स्तंभों को परस्पर चेंज करो, 3 2 -5 मतलब प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ बना दो, 3 2 -5, फिर द्वितीय पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे, 2 5 6, फिर तृतीय पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे, -5 6 और 4। ये भी 3x3 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अब हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्सों मतलब ए में से A को घटाना है, ए में से A का ट्रांसपोज घटाना है। तो A माइनस A का ट्रांसपोज इक्वल टू, A का मान रखो सबसे पहले, A का मान 3 2 -5 2 5 6 और -5 6 4। फिर AT का मान रखो, AT का मान यहाँ से 3 2 -5 2 5 6 और -5 6 4। तो A और AT दोनों के मान रख दिए। अब देखो भाई, अब हमें क्या करना है, घटाना है। तो दो मैट्रिक्स कैसे घटेंगी, संगत अवयवों को घटाने पर। तो संगत अवयवों को घटाओ, 3 में से 3 जाएगा तो 0, ऐसे ही 2 में से 2 जाएगा तो 0, -5 में से -5 0। ऐसे देखो, इसका मतलब क्या हुआ, हमें कैसी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, 3x3 क्रम की क्या प्राप्त हो जाएगी, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। और इस मैट्रिक्स को अपन ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, बड़ा कैपिटल बना दो, कैपिटल 0 बना दो एक तरह से, ठीक है ना। ये हो गई आपकी शून्य मैट्रिक्स। इसको 3x3 भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे कैसे ही दर्शा दो, ठीक है। अब ये तो हुआ पहला मेथड सवाल को हल करने का। अब देखेंगे हम सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड में आपको क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है हमें। तो क्वेश्चन को देखो भाई, क्वेश्चन को देखने पर लग रहा है कि ये मैट्रिक्स कैसी है, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष देखें तो इसके अवयव कैसे, संख्यात्मक मान में बराबर। मुख्य विकर्ण के सापेक्ष इस मैट्रिक्स के अवयव संख्यात्मक मान में बराबर हैं। कैसे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ -5 है तो यहाँ भी -5 है, और यहाँ 6 है तो यहाँ भी क्या है, 6 है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी हुई, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी हुई भाई, ये सममित मैट्रिक्स हुई। क्योंकि सममित मैट्रिक्स में अवयव मुख्य विकर्ण के सापेक्ष संख्यात्मक मान में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सममित मैट्रिक्स ये हो गई आपकी सममित मैट्रिक्स। अब सममित मैट्रिक्स के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, सममित मैट्रिक्स के लिए A बराबर क्या होता है, AT। A बराबर क्या होता है, AT। इसलिए A माइनस AT बराबर क्या हो जाएगा फिर, 0 मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स। तो यही आंसर है हमारा, ये आ गया साहब आंसर। बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। पहला तरीका जो लॉन्ग मेथड है और दूसरा तरीका शॉर्ट मेथड है। सबसे पहले क्वेश्चन को
ढंग से समझो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, फिर देखना है भाई किस टाइप की मैट्रिक्स है। यहाँ दिख रहा है ये सममित मैट्रिक्स है। सममित मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टी हम जानते हैं, इक्वल टू क्या होता है, एटी। तो ए माइनस एटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, शून्य मैट्रिक्स। अब देखो दूसरा सवाल लेते हैं भाई यहीं पे। यदि ए बराबर 0 0 0 5 -4 3 -5 4, इसको ऐसे लिख लेते हैं -3, ठीक है ना। ये 3x3 क्रम की कोई मैट्रिक्स है। कैसी है, 3x3 क्रम की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें ज्ञात करना है a प्लस ए टी बराबर क्वेश्चन, a प्लस ए टी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन, पहला मेथड तो ये a का मान दिया हुआ है और क्या निकालेंगे आप, ए टी निकालेंगे, a का ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब पहला मेथड तो आप जानते हैं, पहला मेथड मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो मैं चर्चा कर रहा हूँ सेकंड मेथड की। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को देखने पर हमें लग रहा है कि भाई इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हैं, 0। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं, 0। और शेष अवयव मुख्य विकर्ण के सापेक्ष संख्यात्मक मान में तो बराबर हैं, लेकिन चिन्ह में कैसे हैं, विपरीत। चिन्ह में कैसे विपरीत, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सी हुई, विषम सममित मैट्रिक्स। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई भाई, विषम सममित मैट्रिक्स। तो ये वाली मैट्रिक्स हो गई आपकी विषम सममित। कैसी मैट्रिक्स हो गई, विषम सममित मैट्रिक्स हो गई। और विषम सममित मैट्रिक्स के लिए हम क्या जानते हैं, ए बराबर क्या होता है, -80। ए बराबर क्या होता है, -80 होता है। और -80 को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ये a प्लस ए टी इक्वल टू शून्य मैट्रिक्स, a प्लस ए टी इक्वल टू शून्य मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 0। तो शून्य मैट्रिक्स इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स। तो लिखो भाई दोनों सवालों को। अब बात करेंगे हम मैट्रिक्स योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स योग के गुणधर्म मतलब मैट्रिक्स योग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का पालन करता है। मैट्रिक्स योग के गुणधर्म, मैट्रिक्स योग के गुणधर्म। इसमें पहला है इसमें क्रम विनिमेयता। पहला क्या है, क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिविटी। क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी। मैट्रिक्स योग इसमें लिखेंगे मैट्रिक्स योग क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। मैट्रिक्स योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मैट्रिक्स योग के लिए क्या होता है भाई, a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, b प्लस ए। सेकेंड गुणधर्म है इसका साहचर्यता। एसोसिएटिविटी, इंग्लिश में लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी।
तो मैट्रिक्स योग साइचर नियम का पालन करता है, साइचर नियम का पालन करता है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब है पहले इन दो मैट्रिक्स को जोड़ दो फिर इस तीसरी मैट्रिक्स में जोड़ दो, ठीक है ना, या फिर पहले इन दो मैट्रिक्स को जोड़ दो और फिर इस मैट्रिक्स में जोड़ दो, मान बराबर प्राप्त होगा। क्यों होगा बराबर प्राप्त? इसलिए होगा कि भाई जैसे ये 2 है, 2 प्लस 3 प्लस 5 करना है हमें, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 और 2 प्लस 3 प्लस 5। मैं क्या रियल नंबर के लिए बता रहा हूँ, ये बात किसके लिए बता रहा हूँ? रियल नंबर्स के लिए। ऐसे ही मैट्रिक्स में होता है, जैसे रियल नंबर्स में होता है ना, ऐसे ही मैट्रिक्स में होता है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर संगत अवयव जोड़ते हैं। तो मान देखो दोनों साइड से क्या है, बराबर प्राप्त हो रहा है। 2 प्लस 5 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, और इधर भी 5 प्लस 5 से 10 10 बराबर हो गया ना। तो ऐसे ही अपन क्या मैट्रिक्स के सभी अवयवों के लिए दर्शा सकते हैं। कोई भी एक अवयव ले लिया हमने, जैसे A11 और B11 और C11, ठीक है ना, एक अवयव के लिए दर्शा दिया। इसी प्रकार से सारे अवयवों के लिए अपन दर्शा सकते हैं। तो मैट्रिक्स जो योग है वो क्या होता है? साचर्य होता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। तो मैट्रिक्स योग निरसन नियम का पालन करता है। निरसन नियम कैसे? कि a प्लस सी बराबर b प्लस सी है, तो इम्प्लाइज दैट c से c कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा फिर? a इक्वल टू b, a इक्वल टू b। इसको बोलते हैं अपन दक्षिण निरसन नियम, क्योंकि दायां अवयव इसमें कैंसिल हो रहा है, दायां अवयव कैंसिल हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण निरसन नियम। कोष्टक में लिख सकते हैं दक्षिण निरसन नियम, ठीक है ना, दक्षिण निरसन नियम। और यदि a वो c प्लस a बराबर c प्लस b हो, तो इस स्थिति में भी c से c खत्म हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें? a इक्वल टू b। इसको बोलते हैं बाम निरसन नियम, बाम निरसन नियम, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 गुणधर्म हो गए। अब देखो भाई अगला गुणधर्म है, यहीं पे लिखा देता हूं मैं। चौथा गुणधर्म है, इसके लिए योग के लिए तत्समक अवयव, तत्समक अवयव योग के लिए, या फिर आप ऐसे कह दो योग तत्समक, ऐसे कह दो योग तत्समक। तो योग तत्समक कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप, किसी भी क्रम की हो। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले ली A बराबर AIJ, M क्रॉस N क्रम की कोई मैट्रिक्स ले ली, ठीक है ना। तो इसके लिए इसी क्रम की शून्य मैट्रिक्स, कौन सी? इसी क्रम की शून्य मैट्रिक्स मैट्रिक्स योग के लिए क्या कहलाती है? योग तत्समक कहलाती है। क्या कहलाती है? योग तत्समक। एक शून्य मैट्रिक्स ले ली हमने जो कि इसी क्रम की है, शून्य मैट्रिक्स M क्रॉस N क्रम की है, इसके लिए क्या कहलाएगी? योग तत्समक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? योग तत्समक। और इसको अपन लिख सकते हैं भाई एक किसी भी मैट्रिक्स में शून्य अवयव को जोड़ेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगी हमें। तो a प्लस 0 बराबर 0 मैट्रिक्स प्लस a बराबर 0 वो a मैट्रिक्स, मैट्रिक्स a। तो ये हो गया आपका योग तत्समक। तो इसमें मैट्रिक्स ए के लिए शून्य मैट्रिक्स किसका काम करती है? योग तत्समक अवयव का काम करती है। फिर है 5वीं प्रॉपर्टी है योग के लिए प्रतिलोम, योग प्रतिलोम।
तो ए कोई मैट्रिक्स ले ली हमने, ए कोई मैट्रिक्स ले ली ए आई जे, एम क्रॉस एन प्रकार की कोई मैट्रिक्स ए ले ली। तो इसके लिए एक मैट्रिक्स माइनस ए, कौन सी, माइनस ए बराबर माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन, योग प्रतिलोम का काम करती है। किसका काम करती है? योग प्रतिलोम का। क्यों? क्योंकि ए प्लस माइनस ए करने पर कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी? हमें शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होगी। और इसको आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस ए। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स ए के लिए योग प्रतिलोम क्या होता है? माइनस ए होता है। तो लिखो इनको, अब है मैट्रिक्स गुणन। अब हम देखेंगे भाई मैट्रिक्स गुणन। मैट्रिक्स गुणन भी इजी है बिल्कुल। मैट्रिक्स गुणन तो इसमें सबसे पहले परिभाषा लिखो, दो मैट्रिक्सों ए तथा बी, दो मैट्रिक्सों ए तथा बी का गुणन तभी संभव है जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। दो मैट्रिक्सों का गुणन तभी संभव हो पाएगा जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है ना। और मैट्रिक्स गुणन हमेशा रो टू कॉलम का मतलब है पंक्ति टू स्तंभ, पंक्ति से स्तंभ। मैट्रिक्स गुणन हमेशा रो टू कॉलम प्रकार से किया जाता है। मैट्रिक्स गुणन हमेशा रो टू कॉलम प्रकार से किया जाता है। इसमें देखो भाई, माना दो मैट्रिक्स हमने ले ली, ए इक्वल टू, दो मैट्रिक्स से सपोज करो ए इक्वल टू हमने ले ली ए आई जे 2x3 क्रम की। कैसी ले ली? 2x3 क्रम की ले ली। और b इक्वल टू बी आई जे 3x2 क्रम की ले ली। किसकी? 3x2 क्रम की। अब यहाँ पे आप एक बात देख रहे हैं भाई कि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के
बराबर है, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव है। एक जनरलाइजेशन और देख लो, पहले मैंने क्या जनरलाइजेशन नहीं बताया आपको कि ए इक्वल टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन क्रम की, और बी इक्वल टू बी आई जे कोई मैट्रिक्स है एन क्रॉस पी प्रकार की। किस प्रकार की है? एन क्रॉस पी क्रम की है। तो इन दोनों मैट्रिक्सों में अपन देख रहे हैं, पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए इनका मैट्रिक्स गुणन परिभाषित होगा। और इन दोनों का मैट्रिक्स गुणन किस प्रकार से होगा? ए बी बराबर कोई तीसरी मैट्रिक्स प्राप्त होगी हमें, कौन सी? सी आई जे मान के चल रहे हैं उसको हम, और किस क्रम की होगी भाई? ये दोनों एन तो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, ये तो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? एम क्रॉस पी। तो तीसरी जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी गुणन करने पर वो किस क्रम की प्राप्त होगी? एम क्रॉस पी प्रकार की प्राप्त होगी। तो यहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे भाई, हम कोई भी दो मैट्रिक्स ले ली हमने, ए बराबर A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23। तो किस क्रम की हो गई? यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी दिख रही है आपको? 2, और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। तो ये 2 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स हो गई। अब एक दूसरी मैट्रिक्स हमने बी ये ले ली साहब, 3 क्रॉस 2 क्रम की लेनी है, तो इस टाइप से ले ली, B1 B11 B12 B21 B22 B23 B31 और B32, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये ले ली साहब 3 क्रॉस 2 क्रम की, 3 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स ले ली। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन ए बी, सबसे पहले तो हमें ये देखना है परिभाषित होगा या नहीं होगा। परिभाषित होगा, क्योंकि यहाँ पे स्तंभों की संख्या यहाँ पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो मैट्रिक्स गुणन परिभाषित होगा। मैंने दूसरी पंक्ति आपको ये लिखाई थी कि मैट्रिक्स गुणन हमेशा रो टू कॉलम प्रकार से किया जाता है। कैसे? रो टू कॉलम। रो टू कॉलम मतलब पहली पंक्ति प्रथम पंक्ति, जैसे R1 है प्रथम पंक्ति, और ये कौन सी है? द्वितीय पंक्ति मान ली, ये प्रथम पंक्ति मान ली, और यहाँ पे ये C1 डैश प्रथम स्तंभ मान लिया, और ये C2 डैश द्वितीय स्तंभ मान लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ? प्रथम स्तंभ के साथ। संगत अवयवों का मल्टीप्लिकेशन होगा और बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर हमें प्रथम पंक्ति का किसके साथ करना पड़ेगा? द्वितीय स्तंभ के साथ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रो टू कॉलम प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन करो। A11 B11, A11 का किसके साथ होगा? B11 का। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है आपको, संगत अवयवों का मल्टीप्लिकेशन होता है। A11 का B11 के साथ हो गया, प्लस A12 का B12, A12 का B21, भाई इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो A11 का B11 के साथ हो गया, प्लस A12 का B21 के साथ B21, प्लस A13 का हो जाएगा B31 के साथ, B31 के साथ हो गया, ठीक है। फिर R1 का C1 के साथ कर दिया, C1 डैश के साथ। अब R1 का किसके साथ करेंगे? C2 डैश के साथ करेंगे। तो A11 B12 A11 B12 प्लस A12 B22 A12 B22 प्लस A13 B32 A13 B32। इस प्रकार से ये तो हो गया R1 का मल्टीप्लिकेशन, C1 डैश के साथ कर दिया और C2 डैश के साथ कर दिया, ठीक है ना। अब R2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले तो हमें C1 डैश के साथ करना है, फिर C2 डैश के साथ करना है। तो पहले R2 का मल्टीप्लिकेशन हम C1 डैश के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? C1 डैश के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A32 वो A23 B31। तो R2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया C1 डैश के साथ।
अब R2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे C2 डैश के साथ, तो A21 B12 A21 B12, ठीक है ना। फिर प्लस लगा के A22 का B22 के साथ प्लस A22 B22 प्लस A23 का B32 A23 का B32 के साथ। और ये कौन से क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई आपको? 2 क्रॉस 2 क्रम की। मैंने आपको पहले ही बताया था ये बीच वाले अवयव तो गायब हो जाते हैं और ये साइड वाले अवयव बचते हैं, तो 2 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो लिखो इसको एक बार, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कराएंगे और सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, कल की वीडियो में। और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि सारे वीडियोज़ आपके लिए उपलब्ध हो सकें।